चलिए बताइए, आप लोग आवाज़ को सुन पा रहे हैं? पहले कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है आपको काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट है और उसके जो बॉडी है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी कि सरकार और उसके जो अंग है उसके अंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। और इससे क्या होता है कि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे जो एडवांस प्रश्न पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि इस टॉपिक से आने वाले जो प्रश्न होंगे उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज हमें सबसे पहले जानना है सरकार के बारे में, फिर हम जानेंगे उसके अंग के बारे में। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए कि सरकार हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सरकार जो होती है वो आपको शासन चलाने वाली क्या होती है, एक संस्था होती है जो आपको विभिन्न अंगों के माध्यम से, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से ये क्या करता है कि आपको रूल करता है, मतलब शासन करता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो आपको गवर्नमेंट के जो अलग अलग बॉडी है इसके काम भी जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको विधायिका है तो विधायिका का काम जो होगा वो आपको विधि बनाना होगा। कार्यपालिका है उसका काम जो है वो आपको क्या है कि विधि को लागू करना और उसे संचालित करना। न्यायपालिका का काम है आपको न्याय करना। तो ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये सभी जो है एक दूसरे से क्या है आपको पृथक है। क्या है? पृथक है। तो आप लोग एक दार्शनिक का नाम सुनिएगा, मोंटेस्क्यू का, ठीक है ना। तो इसी मोंटेस्क्यू ने क्या किया था कि आपको ये जो शक्ति के पृथक्करण है, ठीक है ना, इस सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, दिया था। इसका आशय यह था कि सरकार के विभिन्न पार्टों के बीच में क्या कर दिया जाए कि आपको उसके कार्य को विभाजित कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम रिटेन में कुछ चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक मेरा क्या है कि सरकार एवं उसके अंग। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार, ठीक है ना, और उसके क्या है कि आपको अंग। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर सरकार हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। क्या है कि सरकार हम किसको कहते हैं। देखिए, टॉपिक मेरा क्या है कि सरकार और उसके क्या है अंग, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा आपसे कि बताइए सरकार किसको कहते हैं। तो देखिए, शासन चलाने वाली संस्था को हम लोग सरकार कहते हैं। आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, कि जो शासन चलाने वाली संस्था होती है, क्या होती है, शासन चलाने वाली संस्था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सरकार कहते हैं। सीधे कॉमन सी बात आपको याद रखना है कि शासन चलाने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो सरकार है यह सरकार क्या है। तो देखिए, सरकार जो होते हैं ना वो आपको राज्य के क्या है कि आपको एक अंग है। क्या है? एक अंग है। तो जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि राज्य होने के लिए, ठीक है ना, कि कम से कम आपको 4 शर्तों की क्या होती है कि आपको आवश्यकता होती है। कम से कम 4 शर्त होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है ना, भूभाग होना चाहिए, सबसे पहले भूभाग, उस पर फिर आपको जनसंख्या, जनसंख्या के अलावा आपको सरकार होनी चाहिए, सरकार के अलावा आपको संप्रभुता होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझ जाते हैं हम कि राज्य होने के लिए क्या शर्त है, उसके बाद आपको ये सारे चीज समझ में आसानी से आ जाएंगे। ओ भाई, तू इतना क्यों निकल रहे हो। हाँ, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि राज्य होने के लिए क्या क्या शर्त है। अगर ये आप समझ जाइएगा तो उसके बाद आपको पूरा के पूरा ये चीज जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं, तो देखिए, तो राज्य होने के लिए सबसे पहले शर्त क्या है कि सबसे पहले भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग। भूभाग मतलब हो गया आपकी भूमि होना चाहिए। उस भूमि पर आपको जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या, ठीक है ना। जनसंख्या होगी तो वहां पे शासन करने वाली एक संस्था होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं सरकार। क्या कहते हैं? सरकार। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपको संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, ठीक है ना। जैसे आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कर लिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन आपको राज्य नहीं है। क्या है? राज्य नहीं। तो उसमें ऑप्शन में आपको हांगकांग दिया रहता है, ठीक है ना, या आपको तिब्बत दिया रहता है। तो आप जानते होगा कि जो तिब्बत है और यह जो आपको क्या है कि हांगकांग है, यह दोनों जो है आपको चीन के क्या है कि आपको संप्रभुता को स्वीकार किया हुआ, मतलब कि इसकी अपनी अलग क्या है, संप्रभुता नहीं है। तो सबसे पहले भूभाग होना चाहिए, भूभाग पे जनसंख्या होनी चाहिए, वहां शासन करने वाली एक संस्था सरकार होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। संप्रभुता कहने का मतलब क्या हुआ कि वह देश किसी विदेशी सत्ता के अधीन ना हो, ठीक है ना, और वह अपने विदेश नीति को चलाने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। वह चाहे जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय संध्या मतलब की संधि जो है वह कर सके, वह जिस संस्था में चाहे जुड़ना वह आपको जुड़ सके, जिस संस्था से मन हो एग्जिट होना वह हो सके, उस पर किसी प्रकार की कोई दबाव ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि राज्य होने के कितने शर्त है, तो आपको 4, एक भूभाग, एक जनसंख्या, एक सरकार और एक क्या है, संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब समझ जाइए, मतलब क्या होइएगा, ठीक है ना। और हमारा भारत जो है आपको एक संप्रभु राज्य है। क्या है? संप्रभु राज्य। हमारी प्रस्तावना में भी इस बात का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। तो देखिए,
तो शासन चलाने वाली की जो संस्था होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि शासन चलाने वाली संस्था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो अब हमें यहाँ से समझना है क्या है कि सरकार के कौन कौन से बॉडी है, ठीक है ना, उसके कार्य क्या है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो आपको सरकार है, इसके आपको 3 बॉडी है, ठीक है ना। वो 3 बॉडी कौन कौन है, तो एक आपको विधायिका है, क्या है, विधायिका, याद रखिएगा क्या है, विधायिका, ठीक है ना। एक जो है वो आपको क्या है कि आपको कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका, ठीक है ना। और एक जो है वो आपको न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका। तो सरकार के ये 3 बॉडी कौन कौन है, देखिए तो एक आपको विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। तो इस विधायिका को ही हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका, क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, ठीक है ना, व्यवस्थापिका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है लेजिस्लेचर, क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर, क्या है, लेजिस्लेचर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। वही आपको कार्यपालिका को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। और इसके बाद आपको न्यायपालिका है, इसको बोला जाता है जुडिशियरी, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी अंग्रेजी भी आपसे पूछ लिया जाएगा, या अंग्रेजी में भी क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो देखिए, विधायिका या व्यवस्थापिका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका को हम लोग जुडिशियरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो विधायिका है, तो विधायिका का क्या कार्य है, हम इस पर सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो विधायिका है, विधायिका का काम है विधि बनाना, याद रखिएगा, विधायिका का काम क्या है, आपको विधि बनाना, क्या करना, विधि बनाना, ठीक है ना। यानी कि कानून को क्या करना, बनाना। सबके काम आपको बांटे गए हैं। और ये जो देख रहे हैं कार्यपालिका, इसका काम है आपको विधि को लागू करना, क्या करना है, विधि को लागू करना, याद रखिएगा, विधि को लागू करना या उसको संचालित करना। फिर उसके बाद है न्यायपालिका, इसका काम है आपको न्याय करना, क्या करना, न्याय करना। तो देखिए, तो हमारे जो सरकार है, उस सरकार के क्या है कि आपको 3 अंग है, और तीनों अंग के जो कार्य है वो आपको अलग अलग है। जैसे विधायिका, विधायिका का काम क्या है, तो विधि बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, विधि को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है, तो आपको न्याय करना, क्या करना, न्याय करना। अब आइए, तो इसमें हम सबसे पहले अब चर्चा करेंगे आपको विधायिका के बारे में। किसके बारे में, विधायिका के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो हमारा विधायिका है वो आपको 2 स्तरों के है, ठीक है ना। एक आपको संघ स्तर की विधायिका है, और एक जो है आपको प्रांत स्तर की विधायिका है, जिसको हम लोग अपने भारत में कहेंगे राज्य स्तर की विधायिका, ठीक है ना। तो आप लोग इससे क्या कर लीजिए कि क्लियर कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम चर्चा करेंगे आपको विधायिका के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि वहां से हम बेसिक इन चीजों को जाने हैं। अब हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। तो आप लोग विधायिका के बारे में अच्छे से समझेंगे, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा विधायिका है, क्या है, विधायिका, ठीक है ना। तो विधायिका को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, याद रखिएगा, किसको क्या बोलते हैं, तो लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अंग्रेजी भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न पत्र हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो विधायिका है, तो इस विधायिका को हम लोग 2 स्तरों पे क्या करेंगे कि आपको बांटेंगे। तो एक है आपको संघ की विधायिका, क्या है, संघ की विधायिका, याद रखिएगा, क्या है, संघ की विधायिका, ठीक है ना। और एक जो है वो आपको प्रांतों की विधायिका है, या हम कहेंगे राज्य की विधायिका, क्या कहेंगे, राज्य की विधायिका, क्योंकि हमारे भारत में प्रांत को ही क्या कहा गया है, राज्य कहा गया। तो देखिए, तो एक जो होगा वो आपको क्या होगा, तो प्रांतों की विधायिका, क्या होगा, प्रांतों की विधायिका। अब आइए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि आपको समझते हैं कि एक आपको संघ की विधायिका है, और एक जो है आपको क्या है, तो आपको राज्य की विधायिका है, या इसी को हम लोग कहेंगे प्रांतों की विधायिका। तो देखिए, तो ये जो संघ की विधायिका है, ठीक है ना, इस संघ की विधायिका को हम लोग बोलते हैं संसद, क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए, और ये जो प्रांतों की विधायिका है, इस प्रांतों की विधायिका को हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपको यानी कि राज्य विधानमंडल, यानी कि इसको विधानमंडल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विधानमंडल। अब आइए, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि आपको समझते हैं, क्या करते हैं, अच्छे से इन चीजों को अब समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो संघ की विधायिका को हम लोग कहते हैं संसद, क्या कहते हैं, संसद। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारी संसद है, इस संसद का जो संरचना है, ठीक है ना, तो इस संरचना के बारे में जो उल्लेख है वह आपको आर्टिकल 79 में है। तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि संसद के गठन संबंधित बात जो है, उसके संरचना से संबंधित बात है, वो कहाँ है, तो अनुच्छेद 79 में। तो देखिए, हमारा जो भारतीय संसद है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यह संसद जो है आपको क्या है कि राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा, क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के अलावे इस संसद में आपको राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा के अलावे आपको
लोकसभा। क्या है? लोकसभा। तो देखिए हमारा संसद जो है किससे मिलकर बना है? आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। तो देखिए एक तरफ आपको राष्ट्रपति, फिर आपको कौन है? राज्यसभा, फिर है आपको लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो है हमारे संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? अभिन्न अंग होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जबकि आपको राज्यसभा, लोकसभा संसद के दो सदन है। क्या है? दो सदन है। तो इस राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। देखिए राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? तो आपको उच्च सदन के नाम से। कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संसद के उच्च सदन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? राज्यसभा को। ठीक है ना। फिर इसके बाद है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन। ठीक है ना। द्वितीय सदन के अलावे इसे बोला जाता है आपको क्या? तो अपर हाउस। क्या है? अपर हाउस। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा इसे शिक्षितों का सदन भी बोला जाता है, इसे आपको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। और ये जो लोकसभा है, ठीक है ना, इस लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? निम्न सदन। याद रखना है आपको, किसे क्या बोलेंगे? निम्न सदन। निम्न सदन के अलावा इसे हम लोग कहते हैं प्रथम सदन। क्या कहते हैं? प्रथम सदन के नाम से भी लोकसभा को जानते हैं। इसके अलावा इसे लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोअर हाउस के नाम से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा इसको हम लोग प्रतिनिधि सभा के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। या इसको क्या कहा जाता है? तो जनता का सदन जो है, इस नाम से भी इसे हम क्या करते हैं कि आपको संबोधित करते हैं। तो ये सभी जो देख रहे हैं लोकसभा का क्या है? नाम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो राष्ट्रपति है ये तो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है, ठीक है ना, वो आपको अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक है? तो आपको यानी कि 77 तक, कहने का मतलब कि संघ की कार्यपालिका जो है वहां तक है। ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति हमारे भारत में अनिवार्य रूप से यह पद होगा। इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। तो इन चीजों को भी याद रखना है। और ये हमारे क्या होते हैं कि संसद के अंग होते हैं। तो यहाँ से हम अनुच्छेद इसलिए बता दे रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आए एक आध को उसको आप क्या कर सके कि आसानी से सॉल्व कर सके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य रूप से होगा, अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा के संरचना से संबंधित बात जो है वो आपको अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा के संरचना से संबंधित बात जो है वो आपको अनुच्छेद 81 में है। किसमें है? अनुच्छेद 81 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए तो विधायिका जो कि सरकार के क्या होते हैं? तो ये आपको यानी कि विधि बनाने वाला अंग होता है। याद रखिएगा क्या होता है कि विधि बनाने वाला अंग। ठीक है ना। यानी कि कानून बनाने वाला जो अंग है सरकार की वो कौन है? तो आपको विधायिका है। कौन है? विधायिका है। और विधायिका जो है हमारे भारत में दो स्तर की, एक संघ की विधायिका, एक प्रांतों की विधायिका। तो संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में। संसद आपको राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बना है। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, जबकि राज्यसभा, लोकसभा संसद के क्या है? तो आपको दो सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा जो है वो आपको निम्न सदन है। और देखिए राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, अपर हाउस, ठीक है ना, बुजुर्गों का सदन, शिक्षितों का सदन के नाम से इसे हम क्या करते हैं? आपको जानते हैं। और राज्यसभा राज्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा, ठीक है ना, यह इसे हम लोग लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। और इसको निम्न सदन, प्रथम सदन, लोअर हाउस, ठीक है ना, इसके अलावा को प्रतिनिधि सभा, इन सारे नामों से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो लोकसभा के संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। और ये जो राष्ट्रपति है भारत में अनिवार्य रूप से होंगे राष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 52 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। अब देखिए अब है कि प्रांतों की विधायिका है। क्या है? प्रांतों की विधायिका। तो प्रांतों की विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। तो प्रांतों की विधायिका में आपको राज्यपाल, क्या है कि आपको राज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। राज्यपाल के अलावा आपको विधानसभा, क्या है? विधानसभा, ठीक है ना। विधानसभा के अलावा आपको विधान परिषद, क्या है? विधान परिषद। अब देखिए एज यहाँ पर संसद को जिस प्रकार से समझे हैं उस प्रकार से आपको राज्य में इनको समझना है। ठीक है ना। तो देखिए तो राज्य में ये जो आपको क्या होते हैं? कार्यपालिका होते हैं, उसके आपको सर्वे सर्वा जो होते हैं कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए विधानसभा जो हो गया आपको मतलब कि विधानमंडल में, ठीक है ना, ये आपको निम्न सदन हो गया, जबकि विधान परिषद आपको उच्च सदन हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा विधानसभा जो होते हैं इसमें आपको क्या होता है कि आपको प्रतिनिधियों का क्या होता है कि आपको सभा होता है। इसमें जनता जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जबकि आपको यहाँ विधान परिषद में ऐसा नहीं होता। और विधान परिषद जो है ये आपको भारत के सभी राज्य में नहीं है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रांतों की विधायिका में आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है ये आते हैं। और विधान परिषद जो है अभी मात्र भारत के क्या है कि आपको 6 राज्य में, कितने राज्य में है? 6 राज्य में। तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं कि यह 6 राज्य कौन कौन है। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो इसमें अपना है कि बिहार
बिहार है। देखिए क्या है, बिहार, बिहार के बाद जो है आपको यूपी है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपको कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद जो है तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पर विधान परिषद की जो सीटें है कितनी कितनी है यह भी जान लीजिए। तो बिहार में आपको 75 सीटें है विधान परिषद की, ठीक है ना। यूपी में जो है वो आपको 100 है। अब महाराष्ट्र में जो है वो आपको 78 है, ठीक है ना। कर्नाटक में आपको 75 है, तेलंगाना में 40 है, और आंध्र प्रदेश में जो है आपको 75 है। तो विधान परिषद जो भारत के सभी राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्य में क्या है, कुछ ही राज्य में, ठीक है ना। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप विधायिका के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो संघ स्तर की जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, या देश स्तर पर कानून बनाते हैं। प्रांतों की विधायिका जो होते हैं वो अपने राज्यों में क्या करते हैं कि आपको कानून बनाते हैं। और भारत वैसे भी आपको राज्यों का संघ है, यह बात जो है आपको अनुच्छेद 1 में क्या है कि आपको कहा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रांतों की विधायिका से जो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमारा क्या है, तो आपको संघ की विधायिका है, क्या है, संघ की विधायिका है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका फटाफट क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, अब हम चर्चा करेंगे आपको किस पे, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कार्यपालिका पर, किस पर चर्चा करेंगे, कार्यपालिका पर, ठीक है ना। तो ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का काम क्या है, तो कानून को आपको लागू करना, मतलब कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना और उसे क्या करना, संचालित करना, ठीक है ना। तो आइए इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आइए रिटर्न में इसको पहले सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम लोग समझने का बारीकी से प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कार्यपालिका है, ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको दिखते होंगे लेकिन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बल्ब का यहाँ पर ज्यादा रोशनी है इस कलर से, देखिए अब, हाँ देखिए अब तो आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखता होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब यहाँ से समझते हैं कि कार्यपालिका जो है वो क्या है। तो कार्यपालिका का काम क्या है, तो आपको अभी बताए थे क्या कि आपको विधि को क्या करना है, कि आपको लागू करना है, क्या करना है, विधि को लागू करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कार्यपालिका का काम क्या है, विधि लागू करना और उसे क्या करना, संचालित करना, क्या करना है, संचालित करना, ठीक है ना। तो ये जो कार्यपालिका है या आपको यह भी 2 स्तरों के, ठीक है ना। एक आपको संघ स्तर के, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे संघ की कार्यपालिका, क्या कहेंगे, संघ की कार्यपालिका, ठीक है ना। और एक जो है वो आपको राज्य की कार्यपालिका है, क्या है, राज्य की कार्यपालिका। तो इसको भी आपको समझना है, राज्य की कार्यपालिका क्या है, राज्य की कार्यपालिका। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि एक संघ की कार्यपालिका और एक जो है आपको राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है ना। जगह कम था, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए, तो संघ की कार्यपालिका जो है, ठीक है ना, यह आपको मतलब किससे 2 भागों में बांटा गया, एक आपको अस्थायी कार्यपालिका और एक जो है आपको अस्थायी कार्यपालिका। तो देखिए, तो यहाँ से समझिए सबसे पहले कि ये जो संघ की कार्यपालिका है, तो इसमें आपको एक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थायी कार्यपालिका, क्या हो जाएगा, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना, अस्थायी कार्यपालिका। और एक जो हो जाएगा आपको अस्थायी कार्यपालिका। तो देखिए, अस्थायी कार्यपालिका कहने का मतलब क्या हुआ, जिसकी आपको क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए क्या होता है कि आपको मतलब जो चुने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको राष्ट्रपति, क्या हो गए, राष्ट्रपति, तो ये आपको अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। तो ये सभी उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपको महान्यायवादी, ठीक है ना। तो ये सब आपको किस में आते हैं, तो आपको मतलब कि कार्यपालिका में आते हैं, किसमें आते हैं, कार्यपालिका में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपको अस्थायी कार्यपालिका। तो देखिए, अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको राष्ट्रपति कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति। और इससे भी जानते होगा कि भारत में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपको राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है। उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति क्या जाएंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के अलावा आपको प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद जो हो जाएंगे वो आपको मंत्रिपरिषद, क्या हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, क्या करना है, समझना है। देखिए, तो ये सब जो है आपको क्या अस्थायी कार्यपालिका है, अर्थात ये लोग क्या है कि अस्थायी है, क्या है, अस्थायी है, ठीक है। इनकी जो आपको क्या होता है कि जो चुनाव होता है, ठीक है ना, चुनाव जीत कर आए कुछ वर्षों तक ही ये रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अस्थायी कार्यपालिका
कार्यपालिका हो गया। और एक चीज को याद रखिएगा कि ये जो आपको राष्ट्रपति होते हैं, अभी बताए थे कि अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा अनिवार्य रूप से, ठीक है ना, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, मतलब कि उपराष्ट्रपति पद की चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75, और एक मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए अनुच्छेद 74। तो इस बात सबको आप याद रखिएगा। किसी दिन जब अनुच्छेद का हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे कि पूरे अनुच्छेद को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर कौन, मंत्रिपरिषद। अब देखिए, और एक जो होता है वो होता है आपको क्या, अस्थायी कार्यपालिका। क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका। तो देखिए अस्थायी कार्यपालिका में आपको नौकर शासक होते हैं। कौन होते हैं, नौकर शासक, ठीक है ना, जो आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करके जाते हैं। ऐसे लोग सब जो होते हैं वो आपको किस में होते हैं, तो आपको यानी कि मतलब अस्थायी कार्यपालिका में, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग नौकरशाह। क्या कहते हैं, नौकरशाह, ठीक है ना। जैसे कि जो लोग मतलब कि आपको सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके गए, ठीक है ना, तो वो लोग जो होते हैं ना वो आपको किस में आते हैं, तो आपको अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। किस में आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में। जैसे कि आपको सचिव हो गए, संयुक्त सचिव हो गए, क्या हो गए, संयुक्त सचिव हो गए, ठीक है ना, डीएम हो गए, ये सब जो है ना आपको अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। किस में आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब है इधर राज्य की कार्यपालिका। तो देखिए, तो राज्य की कार्यपालिका में क्या है कि सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ पर क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि इसमें आपको सबसे पहले राज्यपाल कौन आएंगे, राज्यपाल। राज्यपाल के बाद आपको मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के अलावा उनके मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान से समझना है कि देखिए राज्य की कार्यपालिका में कौन आएंगे, तो आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आपको मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से समझते हैं कि जैसे राष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब आपको संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी याद रखिएगा कि भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। यह बात जो है वो आपको अनुच्छेद 53 में कही गई। किसमें कही गई है, अनुच्छेद 53 में। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर है उपराष्ट्रपति। तो देखिए उपराष्ट्रपति के जो पद है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में। किसमें है, अनुच्छेद 63 में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको प्रधानमंत्री। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति जो करते हैं वो आपको अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मंत्रिपरिषद। क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसका उल्लेख जो है वो आपको अनुच्छेद 74 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि बताइए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, ये बात कहाँ है, तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद जो कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए होगा, अनुच्छेद 74। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप कार्यपालिका को समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए, तो इसको फटाफट आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आपको न्यायपालिका पर, ठीक है ना। तो इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सरकार के जो लास्ट जो तीसरा जो बॉडी है, ठीक है ना, वो है आपको न्यायपालिका। तो इस न्यायपालिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो आइए इससे हम लोग क्या करते हैं कि आपको देखते हैं, ठीक है ना। तो न्यायपालिका को हम लोग बोलते हैं जुडिशियरी, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। कभी कभी अंग्रेजी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप कंपटीशन की एग्जाम दीजिएगा तो उसमें अगर किसी क्वेश्चन पर आपको संदेह होगा तो उसमें इंग्लिश मीडियम को ही वो क्या करता है, क्या आपको मानता है, ठीक है ना। तो इस न्यायपालिका को क्या बोलते हैं, तो आपको जुडिशियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुडिशियरी, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत में जो न्यायपालिका है ना, ध्यान से समझेंगे, वो आपको एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। याद रखिएगा कि भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है, तो वह आपको एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति क्या है, तो आपको एकीकृत है और यह आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ठीक है ना। और इस चीज के बारे में आपको याद रखना होगा कि ये जो भारतीय न्यायपालिका है, ठीक है ना, न्यायपालिका की चर्चा जो है वो आपको संविधान के जो भाग 5 है उसमें भी आपको की गई है, ठीक है ना। तीन चीजों को खैर याद रखिएगा, लेकिन आप इतना बस याद रखिएगा कि भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो वो आपको एकीकृत है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, तो याद रखेंगे आप, न्याय करना। क्या करना, न्याय करना, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है, ठीक है ना, वह आपको शंक्वाकार है या पिरामिड के आकार का है, ठीक है ना।
तो देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग 10th में पढ़े होइएगा शंकु को, किसको पढ़े होइएगा, शंकु को, ठीक है ना, या पिरामिड आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। तो देखिए, तो भारतीय न्यायपालिका के जो शीर्ष पर है वह आपको कौन है जानते हैं, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और याद रखिएगा कि भारत में जो न्यायपालिका है वह कैसी है, एकीकृत है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भारत है, भारत में संघ और राज्यों का अलग अलग न्यायालय नहीं है। क्या है, अलग अलग न्यायालय नहीं है, बल्कि दोनों का एक ही न्यायालय। और इसके जो माथे पर है वो आपको कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। हाँ, हालांकि हाई कोर्ट है आपको, मतलब कि अलग अलग राज्यों में या कई दो राज्यों का क्या है कि एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो ये हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दिया जा सकता है आपको कहाँ, तो आपको ये जो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर था। हमारे भारत में संघ और राज्य का एक ही क्या है, न्यायालय, इसलिए इसको कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर जो है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चीज को आपको समझना है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, या इसी को उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे जो है वो आपको उच्च न्यायालय, क्या है, उच्च न्यायालय। और इस उच्च न्यायालय को हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। और इस हाई कोर्ट की जो संख्या अभी 25 है और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 है। तो एक चीज याद रखिएगा कि देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, वह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। कितना हुई थी, 1862 में। और देश का जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए, इसके जो नीचे होते हैं वह आपको क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। याद रखिएगा कि इसके नीचे कौन होते हैं, तो आपको अधीनस्थ न्यायालय, क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। या इसी अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग कहेंगे आपको जिला न्यायालय। क्या कहेंगे, जिला न्यायालय। या इसी में एक और न्यायालय होते हैं जिला में, जिसको कहते हैं सत्र न्यायालय। क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय। तो देखिए, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, ये हर जिला में क्या होगा कि आपको एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एक है, ठीक है ना, दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में है, ठीक है ना, जिसकी संख्या 25 है। और अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही आपको जिला न्यायालय और आपको कौन आता है, तो आपको सत्र न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं, सत्र न्यायालय आते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को देखना है। इसके नीचे जो होते हैं वो आपको मुंसिफ होते हैं। क्या होते हैं, मुंसिफ होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको एक जिले में कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावे जो होते हैं मुंसिफ के अलावे, ठीक है ना, वो आपको न्याय पंचायत, क्या है, न्याय पंचायत आते हैं, ठीक है ना। न्याय पंचायत के अलावे जो होते हैं वो आपको ग्राम कचहरी, इसी को कहीं कहीं नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जिस पंचायत में रहते हैं उस पंचायत में इसका नाम जो है ग्राम कचहरी है। क्या है, ग्राम कचहरी। मतलब कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे आपको क्या होते हैं कि आयोग होती है, कई सारे आपको क्या होते हैं, अधिकरण होते हैं, एजेंसियां होती है जो भी आपको न्याय करती है। तो देखिए, तो भारत में जो न्यायपालिका वो एकीकृत है और उसके माथे पर जो कौन है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब कि सभी न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप से चुनौती दिया जा सकता है कहाँ, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी संख्या 1 है, उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, ठीक है ना। फिर आपको जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जिला न्यायालय जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको दीवानी मामले जो होते हैं वो आपको क्या किया जाते हैं कि आपको सुने जाते हैं। जबकि सत्र न्यायालय में आपको फौजदारी मामले जो होते हैं उसे क्या किया जाता है, या आपराधिक मामले को सुना जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे मुंसिफ होते हैं, फिर न्याय पंचायत है, फिर ग्राम कचहरी है। तो एक चीज यहाँ से कॉमन जान लीजिए कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग CJI ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है ना, इसको हम लोग भारत का मुख्य न्यायाधीश कहेंगे। क्या कहेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और यह देश के सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी का जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, NV रमन्ना। क्या है, NV रमन्ना। इन चीजों को याद रखना है। उच्च न्यायालय में क्या होता है कि आपको एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आपको याद रखना है। जिला न्यायालय में जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो अलग होते हैं और आपको सेशन जो जज होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि अलग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मुंसिफ, न्याय पंचायत, ये सभी होते हैं। तो ये सभी जो है हमारे भारत में क्या है कि न्याय करने वाली आपको क्या है कि संस्था है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको कितनी है, 34 है, ठीक है ना। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको NV रमन्ना है। कौन है, NV रमन्ना है, ठीक है ना। और चलिए, यहाँ पर जब कुछ बात है, जगह खाली है, कुछ बता ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए कि यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस J हीरालाल कन्या। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक दिनों तक न्यायाधीश कौन रहे थे, तो आपको यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम दिनों तक न्यायाधीश कौन थे, तो आपको कमल नारायण
थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह मीरा शाही फातिमा बीवी थी। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो वो आपको एकीकृत है। क्या है? क्योंकि हमारे भारत में संघ और राज्यों का क्या है कि एक ही न्यायालय, मतलब कि अलग अलग न्यायालय नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है, आपको क्या जानते हैं कि आपको एकीकृत न्यायपालिका। था संघ और क्या है राज्य का अलग न्यायालय नहीं है, कि एक ही न्यायालय, ठीक है ना। मतलब संघ और राज्य का अलग न्यायालय नहीं है, एक ही न्यायालय, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है ना। और हमारे भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष है। और इस प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था जो है हमारे संविधान में, वो आपको कहाँ से? अमेरिका से प्रेरित है। तो देखिए भारतीय न्यायपालिका के जो माथे पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जो है जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, उसके बाद मुंसिफ है, न्याय पंचायत है। इसके नीचे कई भी और भी सारी संस्था, जैसे कई सारे अभिकरण हो गए, कई सारे आयोग हो गए, जो आपको न्याय देने का काम करती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है ना। और आपको कहीं से किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ क्लास को हम आज क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर वीडियो के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।